इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग सेक्टर का एक लीडिंग प्लेयर जिसने पिछले कई क्वार्टर से बहुत स्मॉल कैप और लार्ज कैप हाउसिंग कंपनियों को आउट परफॉर्म किया है। फिलहाल कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट लगे हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में जानेंगे कैसा लगा है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट, क्या है इसके एयूएम की ग्रोथ, क्या है यहाँ पे कितने इसके ब्रांचेस बढ़े हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं पैट पे कितनी ग्रोथ आई है, रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ आई है, और उसके साथ साथ देखेंगे क्रेडिट में भी क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया शेल्टर जो है एक पैन इंडिया प्लेयर बन चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पे प्रेजेंस होती हुई दिख रही है। और ब्रांचेस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पे ब्रांचेस देख सकते हैं अराउंड 266 ब्रांचेस जो है वो उनके ओपन हो चुके हैं। यानी अगर पिछली 223 ब्रांचेस से 266 तक देखेंगे तो अराउंड 43 ब्रांचेस यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे ऐड ऑन की है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पे जो है ब्रांच एक्सपेंशन हमें लग रहा है। इनिशियली क्या है इनका टारगेट कि हम यहाँ पे जो पैन इंडिया में मैक्सिमम जो स्टेट यहाँ पे कवर किए उसमें ये अभी डीप जाने का इनका ट्राई है। जैसे कि हम देख सकते हैं अप टू 0 to 1 ईयर का देखेंगे तो 43 ब्रांचेस जैसे कि हमने देखा 1 to 395 और यहाँ पे देखेंगे तो 128 टोटल मिला के 266 ब्रांचेस यहाँ पे कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ एयूएम जैसे जैसे ब्रांच जो है वो मैच्योर होगी ना उसका एयूएम जो है उस तरह से बढ़ेगा। आपको यहाँ पे 43 के अगेंस्ट में 352 करोड़ यहाँ पे एयूएम दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मैच्योर्ड होगी जो ब्रांच है वो धीरे धीरे उस तरह से यहाँ पे ग्रोथ होगी। दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। उसकी ग्रोथ अगर देखेंगे तो क्वार्टर 4 2024 में जो कि 6084 करोड़ का यहाँ पे एयूएम था वो बढ़ के 8189 हुआ है, जिसमें अराउंड 35% की फिनोमिनस ग्रोथ हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 7% की ग्रोथ है, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं 35% की ग्रोथ। उसके बाद में डिसबर्समेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, जो कि 747 करोड़ का डिसबर्समेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ था वो बढ़ के 933 हुआ है, जिसमें 25% की ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात की जाए और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात की जाए और उसके बाद में हम डीप डाइव करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कंपनी के चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इंडिया शेल्टर का रिजल्ट देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट ईयर मार्च 2024 में 234 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था, जो कि बढ़ के हो चुका है मार्च 2024 में 327 करोड़। इसमें देखेंगे तो अराउंड 39% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। बाकी के पेयर्स के भी साथ में भी हम कंपैरिजन करेंगे किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 108 करोड़, जिसपे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 39% का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स 39% से और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि ईबिटा अराउंड 45% का ईबिटा यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे के रीजन हमें जानने होंगे। बिकॉज ऑफ कंपनी ने यहाँ पे बैंक ने अराउंड 43 ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे ऑनबोर्ड किया है, मतलब क्या है, न्यू खोली है। और जब आपको यहाँ पे नए ब्रांचेस आपको ओपन करने पड़ते हैं, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, यहाँ पे उसका रेंट हो गया एंड बाकी के भी अपफ्रंट खर्चे जो है वो उठाने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ ये आपको यहाँ पे इनिशियल लेवल पे खर्चे करने पड़ेंगे, जिससे कि आगे जाके इसकी ग्रोथ जो है, जैसे कि हमने देखा एयूएम ने जो 43 ब्रांचेस उसमें ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर्ड होंगे, उनका कहना है कि अराउंड 12 to 15 मंथ में ये मैच्योर्ड हो जाते हैं। उसके बाद में उसका रेवेन्यू जो है वो अपना खर्चा खुद यहाँ पे मैच्योर्ड होने के बाद में ब्रेक इवन पे आते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बाकी के भी कुछ यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनके रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्टेज जो है वो भी अच्छा, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स जो है वो अराउंड 29% से ग्रो किया है, उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 26% से किया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इससे अच्छा नहीं किया है इंडिया शेल्टर से। दूसरा जो कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस जो है, उसका अगर बात करेंगे तो उसकी भी यहाँ पे देख सकते हैं सेल जो है वो 33% से ग्रोथ किया, वो भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देंगे तो 25% से ग्रोथ किया।
उसके बाद में और एक कंपनी जो कि लार्ज कैप फिलहाल ही लिस्टेड हुई है, उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे देख सकते हैं सेल जो है वो 26% से ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट देंगे तो 54% से ग्रो हुआ है। यानी दोस्तों मतलब क्या है, हाउसिंग फाइनेंस जो है वो सेक्टर में ही बहुत बड़ा ग्रोथ मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिर भी मैं कहूँगा ये कंपनी यहाँ पे लीडिंग होती हुई दिख रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अपफ्रंट यहाँ जिस तरह से ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद में पैट में अगर ग्रोथ देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि पैट में अराउंड 53% की ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 39% थी, और यहाँ पे देखेंगे तो 248 का यहाँ पे जो पैट है वो बढ़ के 378 करोड़ का पैट यहाँ पे हो चुका है, जो कि 50% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। उसके बाद दोस्तों और एक पैरामीटर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए, यहाँ पे जो है एनपीएस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.2% के जो है ग्रॉस नेट एनपीएस जो थे वो थे लास्ट क्वार्टर में, जो कि गिर के यहाँ पे 1% आ चुके हैं। उसके पीछे की रीजन हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ नेट एनपीए जो है वो भी कम हुए 0.9 से यहाँ पे 0.8 तक आ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। और एक बात इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कलेक्शन इफिशियंसी देखेंगे तो यहाँ पे 99% से यहाँ पे 100% तक कलेक्शन इफिशियंसी जो है वो आई है। उसके पीछे के जैसे कि हमने लास्ट कॉन्कॉल में बताया था उन्होंने कि जो हमारा एमपी के जो एक यहाँ पे सेक्टर है वहाँ पे जो सीनियर पर्सन है वो छोड़ के गए और उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे कहा कि रीशफलिंग के बाद में हमने वहाँ पे पोजीशन एडजस्ट किए हुए हैं, अगले कुछ क्वार्टर में इसके जो रिजल्ट है यानी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो इंप्रूवमेंट दिखेगी। सेम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रॉस एनपीए भी डिक्लाइन हुआ है, नेट एनपीए भी डिक्लाइन हुआ है, एज वेल एज इफिशियंसी कलेक्शन इफिशियंसी भी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिख रहे हैं। दैट इज अ गुड साइन। और कॉल में हम यहाँ पे डिटेल में भी बात करेंगे कि क्या आखिर में क्या चेंजेस किए गए जिसकी वजह से ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे एनपीए में दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों ये कंपनी का मुझे एक अच्छी बात लग रही है जो कि डिजिटलाइजेशन को फॉलो कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कलेक्शन है आपका जो कि 100% कलेक्शन आ रहा है उसका अराउंड 95 कलेक्शन जो है वो आपका डिजिटल थ्रू आ रहा है। मतलब क्या है, ऑनलाइन आपके ट्रांसफर जो है वो हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके यहाँ पे लोन प्रोसेस हो रहा है ना वो भी अराउंड यहाँ पे 99% ई साइनिंग और डिजिटल थ्रू हो रहा है। यानी यहाँ पे जो जैसे ही आपका डिजिटलाइजेशन की तरफ ये होता है आपका यहाँ पे मैनुअल खर्चा कम होता है, उसके साथ साथ बाकी के जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और जल्दी वो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। उसके बाद में दोस्तों बैंक किस डायरेक्शन में जा रहा है ये जानने के लिए हमें उसका आरओई और आरओए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलता है कि बैंक जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे क्वार्टर 4 2024 में यहाँ पे जो आरओए था, आरओए हम देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट टू असेट यहाँ पे 5.8% यहाँ पे क्वार्टर 4 2024 में हुआ 25 में हुआ है, जो कि लास्ट ईयर था 5.4 यानी 0.4 पर बेसिस की यहाँ पे ग्रोथ हुई है। आरओई की बात की जाए तो 13.8 का आरओई जो है वो अराउंड 16.3 तक यहाँ पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत अच्छी खासी जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं पैट टू आरओई देखेंगे दैट इज ऑल्सो इंप्रूविंग और आरओए देखेंगे दैट इज ऑल्सो इंप्रूविंग। दैट इज अ पॉजिटिव साइन टू कंपनी और द बैंक इज गोइंग। उसके बाद में दोस्तों और एक चीज है जो कि कॉस्ट ऑफ फंड, आप यहाँ पे पैसा जो है वो बोरो करते हैं उसके बाद में लेंडिंग पे देते हैं, उसकी प्राइस क्या है, अगर वो बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन जो है वो प्रेशर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा था उसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न जो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़े थे और यहाँ पे देखें थे 8.4 से 8.8 तक आ गए थे। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और वो डिक्लाइन क्यों हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो 8.8 से 8.7 आई है। और यहाँ पे देखेंगे तो यील्ड जो है ना, यील्ड मतलब क्या, आपके मार्जिन किस तरह के यील्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे 14.9 ही है। मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपके नीचे आई है लेकिन जो यील्ड है यानी आपकी जो मार्जिन है वो 14.9 ही है। कंपनी का क्या कहना है कि कंपनी कहना चाहती है कि हम जो आपको हमें जो बेनिफिट मिल रहा है ना 8.7 ये हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा कस्टमर और भी कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट।
अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू बढ़ेगा। कंपनी कहना चाहती है कि हम यहाँ पे जो मार्जिन्स पे यहाँ पे अर्निंग नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे वॉल्यूम का गेम खेलना चाहते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर जो है वो इनके टायर 2 और टायर 3 सिटी से आते हैं, और जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वुमेन्स है। तो इनका कहना है कि हम कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा वॉल्यूम या फिर ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिससे हमें यहाँ पे मार्केट एक्वायर करने में आसानी हो जाए। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है, कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें यहाँ पे और एक चीज़ देखनी होगी कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग या फिर जो फाइनेंस कंपनी है उसकी क्रेडिट रेटिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए फिलहाल ही कंपनी का क्रेडिट रेटिंग जो है वो चेंज हुआ है। ये यहाँ से 2013 से हम देख सकते हैं बी माइनस से अभी कंपनी A+ से AA- में आ चुकी है, जो कि एक जो ग्रोथ है। और जैसे ही ये चेंजेस होता है ना, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पे स्टेबल हो, और उसी वजह से जो लेंडर है, जो कंपनियां इनको जो वो बोरिंग, ये कंपनियां जो है जिनसे बोरिंग ले रही है उनको यहाँ पे देखेंगे तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे बोरिंग या फिर उनको जो है वो अमाउंट देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उन कौन से है, यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो भी है, उसके साथ साथ प्राइवेट ICICI बैंक, HDFC, कोटक, एंड उसके साथ साथ पब्लिक। यहाँ पे देखेंगे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। ये सभी अराउंड 32 लेंडर जो है उनको लेंडिंग करते हैं, जिससे ये पैसा लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर अपने कस्टमर को यहाँ पे लोन दे रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका ट्रस्ट जो है ना वो बना हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक को हम कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करने वाले हैं, और जैसे ही कॉन कॉल आता है और एक वीडियो हम बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर यहाँ पे इन शॉर्ट कहा जाए तो कंपनी का AUM जो है वो ग्रो कर रहा है, डिसबर्समेंट अच्छे है, पैड बढ़ रहा है, नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है, एम्प्लॉय भी बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ 15 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ 266 ब्रांचेस यानी 43 ब्रांचेस ऐड की है कंपनी ने। एंड बाकी के भी पैरामीटर देखें तो मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द स्पेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।